तो बेटा 1 फरवरी 2025 से गेट 2025 एग्जामिनेशन के पेपर्स कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैकेनिकल का पेपर 2 फरवरी को है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगले 3-4 दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, एग्जाम से एक दिन पहले आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं इसका भी डिस्कशन करूंगा कि यार किस तरीके से मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करी थी, वो भी 2 बार गेट एग्जामिनेशन में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, है ना। मैंने 3 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखा था। अगर आप उन 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं तो हो सकता है आपका परफॉर्मेंस गेट 2025 में निखर कर आए, एक लेवल अप आए। तो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज, सर अगले 3-4 दिन क्या करें? रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। बस यही करना है मेरे बच्चों, यही करना है। कुछ नया नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट कोई मॉक टेस्ट भी लिखने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लिख लिए हैं तो एक मॉक टेस्ट और लिखकर कुछ नहीं होगा। और अगर आपने अभी तक सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट नहीं लिखे हैं तो भी एक एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट लिखकर कुछ नहीं होने वाला है। यह मूवमेंट है केवल और केवल रिवीजन करने का। अगर आपने फुल नोट्स बनाए हैं, उसमें अंडरलाइन की हैं इंपॉर्टेंट चीजों को, तो फुल नोट से रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट से रिवीजन करो। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि केवल और केवल आपको रिवीजन पर फोकस करना है। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के लिए महा रिवीजन लिए हैं, फाइनल रिवीजन लिया है, जहां पर मैंने कंप्लीट थर्मल एंड फ्लूइड रिवाइज किया है। आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। नाउ अगर हो सके तो माइक्रो नोट्स बनाओ। अब आप बोलोगे कि सर ये माइक्रो नोट्स क्या होते हैं? देखो यार, जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना तो आपको ना कुछ चीजों को लेकर इरिटेशन हो रही होगी। सर कैसी इरिटेशन? कुछ फार्मूलाज होंगे जो आपको मतलब आपको याद रखने में काफी प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लग रहा हो कि यार ये मैं बार बार भूल रहा हूं। आप ना उनको 2-4 A4 साइज के पेपर लो, उन पे लिख डालो, उन पे लिख डालो। क्यों? क्योंकि मतलब अब एग्जाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको उन्हीं को रिवाइज करना है फिर, है ना। अब सारी चीजें आप बार बार तो रिवाइज करोगे नहीं, तो जो चीजें आप भूल रहे हो उन्हीं को बार बार आप रिवाइज कर लेना। उन्हीं को बोलते हैं माइक्रो नोट्स। अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो यार जो जो चीज आप भूल रहे हो, देखो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीजें भूल रहे होंगे। एक सब्जेक्ट में हो सकता है कि आप 5-6-7 फार्मूला भूल रहे हो, तो उनको नोट डाउन कर लो माइक्रो नोट्स में, है ना। याद रखना, मैं आपको ये बार बार बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप घुस रहे हो तो आप किस तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर घुस रहे हो, किस लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर घूम रहे हो, वो डिसाइड करने वाला है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जब पेपर लिख रहे होंगे तो किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हो। तो यू मस्ट हैव वेरी हाई कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। और ये जो माइक्रो नोट्स हैं ये कहीं ना कहीं आपको उस कॉन्फिडेंस लेवल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक। खासतौर से उनके लिए जिनका मॉर्निंग वाले स्लॉट में, फोरनून वाले स्लॉट में पेपर है 9:30 AM to 12:30 PM। देखो यार, ये तो बहुत मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपको 9:30 बजे अपना एग्जाम लिखना है तो कहीं ना कहीं सुबह 6 बजे तो आपको उठना पड़ेगा ना। 7 बजे के आसपास आपको घर से निकलना पड़ेगा ताकि आप 8:30 तक तो एटलीस्ट एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाओ। अब किसी का एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा सा पास है तो बात अलग है, बट एटलीस्ट यू विल बी स्टार्टिंग बाय 7 o'clock। मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। तो 6 बजे आपको उठना पड़ेगा। और अगर 6 बजे उठना पड़ेगा तो अगले 3-4 दिन आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। अगले 3-4 दिन आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, उठना ही है। तब जाके आप एग्जामिनेशन वाले दिन मॉर्निंग में उठ पाओगे 6 बजे। तो प्लीज मेक श्योर आज से, कल से आप, मतलब अब तो कल से ही, कल से आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो, है ना। चलो, ये बात हो गई कि अगले 3-4 दिन आपको क्या करना है ना। नाउ नाउ एग्जामिनेशन से एक रात पहले, मतलब सपोज आपका एग्जामिनेशन 1 फरवरी को है तो 31 जनवरी को, सपोज आपका एग्जाम 2 फरवरी को है तो 1 फरवरी की रात को 7-8 बजे के आसपास आपको क्या क्या चीजें मेक श्योर करनी है कि ये चीजें आपके पास हैं। सबसे पहली चीज आपको मेक श्योर करनी है कि आपके पास प्रिंटेड कॉपी है एडमिट कार्ड की। जो आपकी जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी प्रिंटेड कॉपी आपके पास बेटा होनी ही चाहिए। इनफैक्ट ये तो आपको शाम को ही मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आपने प्रिंट आउट ले लिया है ना। इसके साथ साथ
जो भी गेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हुए भरने के दौरान आपने वैलिड फोटो आईडी डॉक्यूमेंट का नंबर दिया था, वैलिड फोटो आईडी का डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा डाउट आ रहा होगा कि सर मेरी फोटो तो बहुत ज्यादा साफ नहीं दिख रही है, वो फोटो काफी पुरानी है जो अभी वैलिड फोटो आईडी में है, जो ओरिजिनल कॉपी है मैच नहीं हो रही है मेरी जो अभी रिसेंट का मेरा फेस है उस फोटो से। डोंट वरी, आप एक काम और करो, आपके पास कोई और फोटो आईडी भी होगा जो वैलिड फोटो आईडी है रिसेंट वाला, उस रिसेंट वाले वैलिड फोटो आईडी को भी आप लेकर जाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, पेन पेंसिल अपना लेकर जाना है ना, यू मस्ट कैरी योर ओन पेन एंड पेंसिल। इसके साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट बॉटल रख लेना है ना, छोटी आधे लीटर की आती है ना, छोटी आधे लीटर की आती है, वो वाली रख लेना या 250 ml वाली रख लेना, बट एक ट्रांसपेरेंट बॉटल आप अपने पास रख लेना, क्योंकि आपको 3 घंटे का एग्जाम लिखना है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बीच में आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो, तो यू मस्ट हैव द ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल विद यू। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बल्कि दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको लेकर जानी है एग्जामिनेशन हॉल में। एक है यार अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है, मैजिकल मैजिकल चीज है ये, मैजिकल चीज है, मैं बता रहा हूं, दिस इज मैजिकल, दिस इज मैजिकल। आप देखना, मैं आपको अभी बता रहा हूं, यू डू दिस एंड आई एम टेलिंग यू, आप अपनी एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही परफॉर्म कर रहे होगे। सुबह सुबह एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकलने से पहले अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेकर जाना, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू रॉक। इसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लेकर जाना है। अब सर प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या हुआ, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भैया सुबह आपको एकदम फ्रेश महसूस करना है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम लिख रहे हो तो आपका ब्रेन 100% एफिशिएंट होना चाहिए, और आपका ब्रेन 100% एफिशिएंटली तभी काम करेगा जिनका मॉर्निंग वाले स्लॉट में पेपर है, जब उन्होंने अच्छे से नींद ली है। कई बार लोग ऐसा करते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी वाला पैटर्न चलाते हैं कि सर हम तो रात भर नाइट आउट करेंगे, रात भर पढ़ाई करेंगे और मॉर्निंग में एग्जाम लिख कर आएंगे। बेटा गेट के एग्जाम में ये सब चीजें नहीं चलती हैं, क्योंकि पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। यूनिवर्सिटी का पैटर्न कुछ और है और गेट एग्जामिनेशन का पैटर्न और है ना। यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, यहाँ पर लॉजिक्स यूज होंगे, है ना। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, है ना, तो आपका एप्टीट्यूड चेक होगा। तो यहां पर अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। तो अच्छे से नींद लेना, 7-8 घंटे की एकदम बढ़िया नींद लेना बेटा, जिनका भी मॉर्निंग में पेपर है 7-8 घंटे की बढ़िया से नींद लेना, ताकि आप जब मॉर्निंग में उठो एकदम फ्रेश महसूस करो और बढ़िया से एग्जाम फोड़ के आओ। अच्छा, अब यार देखो, इससे पहले कि मैं डिस्कशन करूं कि मैंने उन 3 चीजें जो मैंने बोली, कि वो जो 3 चीजें हैं जो मैंने ध्यान में रखी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। तो मैं उन 3 चीजों का डिस्कशन करूं उससे पहले यार देखो, एक चीज जो मैंने करी थी, हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैंने क्या किया था, मैंने अपने फ्रेंड को, जब मैंने पहली बार ऑल इंडिया रैंक 1 मेरी आई थी, तो मैंने अपने फ्रेंड को एग्जामिनेशन सेंटर देखने के लिए भेज दिया था एक दिन पहले, है ना। तो उससे मुझे आइडिया लग गया था कि कितना दूर है, कितना टाइम लगता है, सेम उसी टाइमिंग पे भेजा, कितना टाइम लगता है, किस तरीके का ट्रैफिक रहता है, तो उसका थोड़ा सा मुझे एक रफ आइडिया लग गया था, है ना। वैसा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप जानते हैं कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर है, आपको वो रूट वगैरह पता है, नो नीड, है ना। अगर आपको वो सब चीजें अच्छे से पता है, बाई चांस अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहां पर है, क्योंकि यार कई बार पता है क्या होता है, मैं आपको ईमानदार से बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर बहुत अंदर जाकर होता है ना, और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा, अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है भी थोड़ी बहुत, तो यार उस दिन इतना क्राउड रहेगा कि हो सकता है कि आप जिस टाइम पर पहुंचना चाह रहे थे उस टाइम पर ना पहुंच पाओ। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको पैनिक आना स्टार्ट होगा, और ये बस यहीं से ही पैनिक स्टार्ट हुआ और आपका एग्जाम बिगड़ जाएगा। तो एकदम मतलब फील फ्री होकर एग्जामिनेशन लिखना चाहते हो तो मेक श्योर कि कोई भी ऐसी चीज जो उस दिन पैनिक क्रिएट कर सकती है,
वो पिक्चर में नहीं आनी चाहिए। बढ़िया से एकदम अच्छा खाना खाओ, है ना, नाश्ता बढ़िया से करके जाओ, ब्रेकफास्ट अच्छा करो, एक अभी अभी से ही मतलब एक हेल्दी खाना स्टार्ट कर दो, टाइम पर सोना स्टार्ट कर दो, प्लेंटी ऑफ वाटर पीना स्टार्ट कर दो, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, है ना, और एकदम हेल्दी कंडीशन में रहो। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको पैनिक ला सकती है वो चीज नहीं करनी अगले 3-4 दिन जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। अब चलो यार देखो, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं ये स्ट्रेटेजी पहली बार बता रहा हूं। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे तो ये वीडियो, ये लाइव सेशन मैंने लिया था ऑन 2 Feb 2021। आज 2025 हो गई, मतलब 4 साल पहले से ये चीज मैं बताता हुआ आ रहा हूं। और फिर मेरे बताते बताते ये काफी लोगों तक कन्वे हुई, तो अभी मेरे साथ के जो लोग हैं वो भी ये सब चीजें बता रहे हैं। तो इट्स क्वाइट गुड कि चलो सबके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। बट आई वॉज द फर्स्ट वन टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन कि हाउ आई अटेम्प्टेड द गेट एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से मुझे बेनिफिट हुआ, जिसकी वजह से मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, है ना। और आप यहां देख सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 की प्रोबेबिलिटी आने काफी कम है, मतलब 0.000007 ये प्रोबेबिलिटी थी। चलो ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी की डिस्कशन करता हूं। यार देखो यार, पहली चीज जो मैंने करी, मुझे एक चीज पता था कि अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो एक ही तरीका है कि मतलब कॉन्फिडेंस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए बहुत हाई होना चाहिए। अच्छा, आप कॉन्फिडेंस हाई कैसे होगा? कॉन्फिडेंस हाई तब होगा जब आप ना पहले इजी क्वेश्चंस करो, फिर मॉडरेट क्वेश्चन करो, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस करो। क्योंकि यार देखो, अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आपने शुरू के 5 क्वेश्चन देखे और पांचों क्वेश्चन आपसे नहीं बने, तो एग्जाम तो आपका वहीं खत्म हो गया, ऑन द अदर हैंड, अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन आई कि आपने शुरू के 5 क्वेश्चंस करे और वो पांचों के पांचों बन गए, 100% आप क्वेश्चन पेपर फोड़ दोगे। तो मेरे दिमाग में था पहले से ही कि यार इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, कॉन्फिडेंस लेवल एक बार बन जाएगा तो उसके बाद तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी निपटा देंगे। तो अब मैंने इसके लिए क्या किया, आई क्लिक्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर टैब, मैंने क्वेश्चन पेपर टैब पर क्लिक किया टू गेट द आइडिया ऑफ क्वेश्चंस कि भाई कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चंस मॉडरेट हैं, कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन पेपर का टैब कहां मिलता है? मैं आपको दिखा देता हूं बेटा। देखो, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ओके, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही खोल के दिखा देता हूं। देखो, कुछ इस तरीके से रहता है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वो एक्चुअली मैंने पहले से खोल के रखा था। तो नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए हैं, आई एम रेडी टू बिगिन पे कर दो। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, देखो यहां पर आपका वर्चुअल कैलकुलेटर हो गया, यहां पर व्यू इंस्ट्रक्शंस, इस पे आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार फिर से आपके सामने आ जाएंगे। और यहां पर आप देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन पेपर, जैसे ही आप इस क्वेश्चन पेपर के टैब पर क्लिक करोगे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो 65 के 65 क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, वो आ जाएंगे। पहले आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, 10 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के होंगे, है ना। उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल मैंने मैकेनिकल का खोला है, तो आप देख सकते हो मैकेनिकल का जो पहला क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, ये ना, ये सीरियल नंबर मैच करेंगे, है ना, इसको लेकर पैनिक मत करना कि सर यहां जो सीरियल नंबर और बाहर में जो सीरियल नंबर होंगे वो मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। बिल्कुल मैच करेंगे बेटा, बिल्कुल मैच करेंगे, क्योंकि जो बाहर में क्वेश्चंस हैं वही यहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में है, मतलब जो उन्होंने अपलोड करी हुई है। तो ये देखो, और यहां पर हर चीज लिखी होगी। ये क्वेश्चन एनएटी है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 2, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। एनईटी तो कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, है ना, क्योंकि आपको पता ना मिक्सिंग, आजकल तो मिक्सिंग होने लगी है। पहले तो क्या होता था कि 1 नंबर के क्वेश्चंस पहले होते थे, उसके बाद 2 नंबर के होते थे। अभी 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन जंबल होने लगे हैं। तो डोंट वरी, आपको समझ में आ गया जो पहला क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का। यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा। तो अब आपने धीरे धीरे स्क्रॉल किया, है ना, और आपको एक रफ आइडिया लग गया कि यार
पेपर इजी आया है, पेपर डिफिकल्ट आया है, एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा। और यहां से आपको यह भी पता चल जाएगा यार कौन कौन से क्वेश्चंस इजी हैं और कौन कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, है ना। इजी क्वेश्चंस की डेफिनेशन क्या है बेटा? इजी क्वेश्चंस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है या फिर थ्योरेटिकल है कि आप देखते ही आंसर कर दोगे, है ना। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप ये वाला जो क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील वाला, हो सकता है आप देखकर ही आंसर कर दो, तो ये अगर आप आंसर कर सकते हैं तो आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। और डिफिकल्ट में आप उन क्वेश्चंस को रख रहे होंगे जो आपको हवा भी, फॉर एग्जांपल अब हो सकता है कि किसी ने पढ़ा है अच्छे से तो उसको लग रहा हो कि यार ये तो क्वेश्चन बहुत इजीली मैं अटेम्प्ट कर दूंगा, तो उनको इजी में ले लेंगे, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा लंबी कोई कैलकुलेशन भी नहीं है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक आइडिया ले लिया, है ना। इस तरीके से आपने एक आइडिया ले लिया कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया है, इजी है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है। उसके साथ साथ आपको यह भी पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, है ना, कौन कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। अब मैंने क्या किया बेटा, जब मुझे ये एक आइडिया लग गया कि कौन से क्वेश्चंस इजी हैं, कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, कौन से क्वेश्चंस मॉडरेट मैं उसको बोलूंगा कि मतलब आपको ऐसा फील आ रहा है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। मैंने पहले इसको कभी बनाया हुआ, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा एफर्ट मारूंगा तो ये क्वेश्चंस मेरे से बन जाएंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वो गए जिसकी आपको हवा ही नहीं लग रही, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मैं नहीं बना पाऊंगा, या ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, वो सब डिफिकल्ट हो गए। इजी वाले मैंने आपको बता ही दिए, फार्मूला बेस्ड हो गया, है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, या जिसमें एक आधे लाइन की कैलकुलेशन है, या जिसमें छोटी मोटी कैलकुलेशन है 3-4 लाइन की, वो सब आपके फार्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चंस आपके इजी में आ गए। अब मैंने क्या किया कि एक बार मुझे ये पता चल गया तो मैंने नोट डाउन किया। क्या नोट डाउन किया? आई नोटेड डाउन द सीरियल नंबर ऑफ इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस। इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस के मैंने क्या किए, सीरियल नंबर नोट डाउन कर लिए। अब जब मैंने एक बार देखो, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा भी देता हूं, कुछ इस तरीके से XCB XCE में जो क्वेश्चंस मुझे इजी मॉडरेट लगे मैंने उनको नोट डाउन कर लिया, मतलब मोस्टली इजी, थोड़े बहुत मॉडरेट भी मैंने ऐड कर लिए थे। ये आपके ऊपर है, आप कैसे सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं। अगर आप इजी और मॉडरेट को सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं तो आप इसमें भी XCB में इजी मॉडरेट, XCE में इजी मॉडरेट, पर ये तो मैं XC की बात कर रहा हूँ, आप सेम मैकेनिकल में कर सकते हैं, एप्टीट्यूड में कर सकते हैं। इजी वाले लिख लो, मॉडरेट वाले उसके बाद लिख लेना, बट इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप इसी पर ही लगे हो सेग्रीगेट करने में। आपने 5-10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट मैक्सिमम, उसमें आपने एक पूरा प्लान बना लिया कि हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है ये मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा और जो डिफिकल्ट वाले हैं वो लास्ट में करूंगा। मतलब आपको पूरा पेपर 3 फेज में सॉल्व करना है, इजी, मॉडरेट, देन डिफिकल्ट। और मैं आपको, ट्रस्ट मी, अगर आपने सारे के सारे इजी क्वेश्चंस बना लिए, मॉडरेट 90% आप बना लोगे, इनफैक्ट कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आपने सारे के सारे इजी कर लिए और मॉडरेट में 90% भी नहीं, मॉडरेट में अगर आपने 50% भी कर लिए तो 100% आपको कुछ ना कुछ इस गेट 2025 के एग्जाम से मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप सारे इजी क्वेश्चंस कर पा रहे हो और मॉडरेट आधे क्वेश्चंस कर पा रहे हो सही। चलो, ये मैंने एक यार स्ट्रेटेजी अपनाई, ठीक है। अगर आपने अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है गेट 2025 को अटेम्प्ट करने की तो आप इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हो, बट एट द सेम टाइम अगर आपने पहले से ही एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है तो आई विल से स्टिक टू दैट स्ट्रेटेजी, है ना। जो आपने पहले से बनाई हुई है, आपके दिमाग में है कि मैं इस तरीके से गेट 2025 का पेपर अटेम्प्ट करूंगा, उससे स्टिक करो और उसी तरीके से आप अटेम्प्ट करना। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात यार देखो, मैंने एग्जाम में कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप ना 65 नंबर का अटेम्प्ट करो, बट 65 का 65 सही करो। आप 70 नंबर का अटेम्प्ट करो, 68 मार्क्स का सही करो। आप 60 नंबर का अटेम्प्ट करो, 60 का 60 सही करके आओ। अरे मैं आपको पिछले 1 साल से चिल्ला कर बोल रहा हूं कि बेटा अब वो टाइम आ चुका है कि 60 नंबर पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, खासतौर से मैकेनिकल में। तो आप 60 नंबर लाकर मुझे दे दो। आप बोलो कि नेगी सर मेरे 60 नंबर आ गए, अब आप बताओ मैं क्या करूं। मुझे इस PSU में जाना था, मुझे IIC बेंगलोर से MTech करना था, मुझे IIT बॉम्बे जाना था, मुझे IIT मद्रास जाना था। आई विल टेल यू
कि क्या तरीका है, 100% आपको कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाएगा, है ना। तो कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करनी है, कम अटेम्प्ट करो बट एकदम सही अटेम्प्ट करो। अच्छा, तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से मेरी एक अच्छी रैंक आई, मैंने ना स्क्रिबल पैड के स्पेस को बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली, बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया है स्क्रिबल पैड को। कुछ इस तरीके से आपका स्क्रिबल पैड दिखने वाला है ना। आपको आइडिया होगा कि कितने पेजेस रहने वाले हैं। तो आप 6 A4 साइज के पेपर लो, 6 A4 साइज के पेपर लो, उनको फोल्ड कर दो, तो आपके पास 12 A5 साइज के पेपर बन जाएंगे। यानी कि 12 A5 साइज के पेपर मतलब 12 A5 साइज के पेजेस, पेजेस मतलब आगे पीछे भी ऐड हो गया, तो 12 + 12 सॉरी 24 A5 साइज के पेजेस, आप समझ गए। अरे 6 A4 साइज के तो वो हो गए 12 A5 साइज के पेपर, अगर मैं दोनों साइड को काउंट करूं तो 24 A5 साइज के पेजेस। बस उतना ही स्पेस आपके पास रहने वाला है पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। हाँ, आप चाहो तो दूसरा स्क्रिबल पैड मांग सकते हो, बट दिस वन यू हैज टू रिटर्न, तो ये आपको रिटर्न करना पड़ेगा। कोई भी नहीं चाहेगा यार कि ये वाला आप रिटर्न करोगे, कि यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें लिखी होगी कि आप बाद में इन सब चीजों को वापस आओगे देखोगे। तो आपको एक ही स्क्रिबल पैड में मेक श्योर करना है कि आप पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। तो यार अब देखो, उस स्क्रिबल पैड को इफेक्टिवली यूज करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनका मैंने ध्यान रखा, आपको भी ध्यान में रखना है। पहली चीज, डोंट यूज न्यू पेन, नया पेन आपको यूज नहीं करना है। यार देखो, नया पेन हमेशा इरिटेट करता है, ढंग से चलता नहीं है, आपको एग्जाम में इरिटेशन होगी, और मैं अगेन बोल रहा हूं कि किसी भी तरीके की इरिटेशन होनी नहीं चाहिए। सो डोंट यूज एनी न्यू पेन फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन। कुछ घिसा हुआ है ना, कुछ घिसे हुए 2 3 4 पेन अपने पास रखना, उनको यूज करना। ओल्ड पेन्स आपको यूज करने हैं। ब्लू एंड ब्लैक पेन आप लेकर जाना, 2 ब्लू 2 ब्लैक, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, या 1 ब्लू 1 ब्लैक, जैसा भी आप चाहो, बट इस तरीके का कॉम्बिनेशन आप बना लेना कि 1 2 कलर हो आपके पास। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि एक कलर से आप सॉल्व कर रहे होंगे, दूसरे कलर से आप क्या करना, नंबरिंग कर लेना, दूसरे कलर से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज हाईलाइट करनी, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप बीच में छोड़ोगे कि मैं इस पे वापस आऊंगा, तो वहां पर आप ब्लैक कलर से हाईलाइट कर सकते हो कि ये चीज मैंने बीच में छोड़ी है, तो आपको तुरंत वो ऑब्जर्व हो जाएगी, अच्छा ये चीज मैं अभी छोड़ी है तो बाद में इसमें देखूंगा, तो जब आप बाद में वापस आओगे तो तुरंत आप उसको देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहां पर लिखा भी है, कीप द नंबरिंग ऑन द बॉटम यूजिंग द ब्लैक इंक, है ना। तो आप क्वेश्चन की नंबरिंग कर सकते हैं, आप उसके साथ साथ बॉटम पर जो आपके पास पेज है उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अब ये चीज मैंने करी थी, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, मैंने क्या किया था, पहले ऑड नंबर के पेजेस को यूज किया था, उसके बाद इवन नंबर के पेजेस को यूज किया था। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपने अभी तक इसको अपनाया नहीं है तो आई विल से कि ना ही करो। मतलब देखो यार, कुछ इस तरीके का स्क्रिबल पैड आपको मिलने वाला है ना, मैंने बना भी रखा है आप लोग के लिए एक, कुछ इस तरीके का रहेगा। टोटल आप देख सकते हैं 24 A5 साइज के पेजेस पेजेस रहेंगे, पेजेस, है ना। ये एक पेपर हो गया, 1 पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 पेजेस, ठीक है। तो इस तरीके का रहेगा। ट्राई टू कंप्लीट द एंटायर क्वेश्चन पेपर इन सिंगल स्क्रिबल पैड ओनली, ये मैंने आपको बता ही दिया है। Once the question is solved, separate the solution from other solution by drawing a boundary। देखो ये मैं आपको बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको बताता हूं कुछ इस तरीके से। आपको दिख रहा है, मैं एक काम करता हूं, आपको यहां पर भी दिखाता हूं, यहां पर भी है। देखो कुछ इस तरीके से मैंने किया था बेटा, मान लो ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर यहां आ गया, तो मैंने क्या किया, अब इसको कुछ इस तरीके से इसका एक बॉक्स बना दिया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना स्टार्ट किया, यहां पर इसका आंसर आ गया, तो मैंने यहां पर इसका एक बॉक्स बना दिया। क्या है ना, इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन यहां तक है, इसका इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन मैंने यहां तक किया है, तो आपको ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो अच्छा, यूज सुटेबल फॉन्ट साइज, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग को आदत होती है
बड़ा बड़ा लिखने की, मैंने आपको बताया ना बहुत लिमिटेड स्पेस रहे। लिमिटेड का मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि काफी कम स्पेस रहेगा, बट एट द सेम टाइम यू आर हैविंग लिमिटेड स्पेस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम उसको दो दो तीन तीन बार ट्राई करते हैं, तो उसमें काफी स्पेस यूज हो जाता है। यू विल बी हैविंग सफिशिएंट स्पेस, आपके पास सफिशिएंट स्पेस रहेगा 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बट एट द सेम टाइम इट इज लिमिटेड आल्सो, है ना। तो सुटेबल फॉन्ट साइज का यूज करना, और जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने बोला ना, आप जो दूसरी वाली इंक है उनको यूज कर सकते हैं, उसको उस इंक को यूज कर सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को हाईलाइट करने के लिए। अपनी जो हैंड राइटिंग है थोड़ी सी नीट एंड क्लीन रखना, ताकि आप जब रिविजिट करो तो आपको खुद ही पढ़ने में थोड़ा समझ में आए कि हाँ भाई मैंने क्या लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खुद ही लिखा और आप खुद ही समझ नहीं पा रहे हो कि मैंने पहले क्या लिखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें यार मेरी तरफ से हैं बेटा, और मेहनत करो अगले 3-4 दिन, है ना, अपना 100% दे दो। और एग्जाम में मेरा ये मानना है कि अगर आपने मेहनत करी है तो 100% आप बेहतरीन परफॉर्म करने वाले हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। 100% आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होने वाला है। बाकी 2026-27 के लिए अगर किसी को ज्वाइन करना है, ऑफर चल रहा है, लास्ट डेट 29 जनवरी है, नेगेटन लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ME+XE मतलब नेगेटन है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।